हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा, जिसको लिखा है अर्चना वर्मा ने। प्रणव की बात पलक को समझ में आ गई थी। वह शांति से चेयर पर बैठी गई। उसने एक गिलास पानी लिया और झटके से पी गई। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स किया, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। इतना आसान नहीं था उस अंधेरी रात के साए में जाकर उसे फिर से जीना या फिर किसी और के सामने कह देना, तुम जो कुछ बताना चाहती हो बस वही बताना, जिसमें कि तुम कंफर्टेबल हो। मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। जहां लगे कि तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो वहां पर रुक सकती हो। प्रणव उसकी कंडीशन समझ रहा था। वह खुद भी तो इसी दौर से गुजर रहा था। इन 4 सालों में जब कभी भी उस एक रात की यादों ने हल्के से दिल के दरवाजे पर दस्तक दी, आंखों की नींद पूरी रात के लिए गायब हो गई थी। दर पर खड़े रहे कुछ ख्वाब रात भर, और हम बिस्तर पर करवट बदलते रहे। मुझे कुछ याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। हमारी शादी के मुश्किल से 4 या 5 दिन ही बीते थे। हम शादी के दूसरे दिन ही हनीमून के लिए मसूरी निकल गए थे। वहाँ मसूरी में फैशन शो हो रहा था। मेरे हस्बैंड की मॉडलिंग एजेंसी है और उनकी कंपनी के मॉडल ने भी इस फैशन शो में हिस्सा लिया था, इसीलिए उन्होंने हनीमून के लिए मसूरी को चुना ताकि एक साथ दोनों चीज़ देख सके। लेकिन दोनों तरफ देखने में एक तरफ भी ढंग से काम नहीं हो पा रहा था। वो मुझे बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे थे। दिन तो दिन रात भी उनका इसी सब अरेंजमेंट में चला जा रहा था। वो इसी में व्यस्त थे। मैंने कोई शिकायत भी नहीं की थी क्योंकि मैं समझ रही थी कि उनका काम उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये फैशन शो अगर अच्छे से हो जाता तो उनकी कंपनी को और बड़े बड़े कॉन्टैक्ट मिलने वाले थे, और वह सारे कॉन्टैक्ट अगर फाइनल हो जाते तो परीक्षित हमेशा के लिए इंडिया में ही सेटल हो जाते। मुझे भी अपना देश छोड़कर उनके साथ जाना नहीं पड़ता। लास्ट डेट पर सब कुछ अच्छे से हुआ था। परीक्षित भी फ्री हो गए थे और उन्होंने रात के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाया था। उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड डिनर के लिए दूसरे होटल में गए थे कि अचानक से किसी का फ़ोन आया और वह अपना फ़ोन लेकर उससे बात करने के लिए किनारे हो गए। लेकिन उसी दिन एक मॉडल की तबीयत खराब हो गई थी। कुछ देर के बाद जब वह आए तो उनके साथ उनके 2 दोस्त भी थे। उन लोगों ने भी हमें ही ज्वाइन कर लिया। किसी बात को लेकर वह लोग परेशान थे। शायद उन लोगों ने कुछ और अरेंजमेंट के लिए कहा था जो कि नहीं हो पा रहा था। मॉडल की बीमार पड़ने के कारण अगले दिन होने वाला एक फ़ोटो शूट था जो कि कैंसिल करना पड़ जाता। मेरे बहुत पूछने पर उन लोगों ने मुझे ये बात बताई थी। हम साथ बैठकर खाए पिए और फिर मेरी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी थी। परीक्षित ने मुझे होटल जाकर आराम करने के लिए कहा। फिलहाल में उन्हें इसी अरेंजमेंट के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था। आई एम वेरी वेरी सॉरी पलक। मैंने सोचा था कि कम से कम आज की रात तो हम साथ होंगे, लेकिन तुम देख ही रही हो। परीक्षित ने बेहद अफसोस के साथ पलक से कहा। कोई बात नहीं, आप एक बार उसको देख लीजिए। डॉक्टर को भी दिखा दीजिए, पलक ने समझते हुए कहा। पर मुझे तो लग रहा है कि डॉक्टर की ज़रूरत तुमको भी पड़ने वाली है। पलक की बिगड़ी हुई हालत को देखकर परीक्षित ने फिक्र जताते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे लग रहा है कि ठंड की वजह से कुछ चक्कर आ रहे हैं। कुछ देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। आप मुझे सिर्फ गाड़ी की चाबी दे दीजिए। पलक में समझदारी से बात संभालते हुए कहा। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी भी इंसान को ले डूबती है। वैसा ही कुछ उस रात पलक के साथ हुआ था। परीक्षित ने गौर से पलक के पीले पड़ते हुए चेहरे को देखा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या करना जरूरी होगा। इधर उसके दोस्त भी परेशान हो रहे थे और वो खुद पलक के लिए परेशान था। उन्होंने मेरे हाथों में अपनी गाड़ी की चाबी थमा दी थी। पर मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं ड्राइव करके वापस होटल जा सकूं, तो फिर वह अपने दोस्तों से एक्सक्यूज़ करके मुझे छोड़ने के लिए आने वाले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। फिर जाने क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मेरे पीछे पड़ गया है और मैं भागने लगी थी।
मुझे चक्कर आ रहे थे लेकिन मैं भाग रही थी। भागते भागते मैं अपने कमरे में आकर छुप गई। फिर मैं सो गई। रात को जो कुछ भी हुआ था मुझे अच्छे से याद नहीं, पर इतना याद है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। इधर उधर आंखों के आगे एक हाथ लहरा रहा था जिसकी हथेली में यही काला तिल था। बोलते हुए पलक ने एक बार प्रणव की तरफ देखा। प्रणव ने धीरे से अपनी आंखें चुरा ली। पर उसे वक्त मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरे साथ गलत हुआ है। बोलते हुए पलक ने अपना चेहरा उठाकर प्रणव की तरफ देखा जो कि किसी सोच में डूबा हुआ था। पालक के दिल ने सच्चाई की एक धड़कन मिस कर दी, यानी कि प्रणव सही कह रहा था कि वह पालक के कमरे में नहीं आया था बल्कि पलक ही कमरे उसके कमरे में मौजूद थी। जबकि प्रणव इन सब कड़ियों को जोड़कर अपने साथ देख रहा था। अपनी गलती को स्वीकार करके उसकी जिम्मेदारी को लेना। जितना तकलीफ देह पलक के लिए था उतना ही यह प्रणव के लिए भी था, लेकिन आज कुछ बदल गया था। प्रणव अपनी गलती स्वीकार करके उसके जिम्मेदारी को लेने के लिए खड़ा था, लेकिन पलक अभी भी खुद को गलत नहीं समझ रही थी। अब न खोलो मेरे दिल के उदास दरवाजे, हवा का शोर मेरी उलझने बढ़ा देता है। तेरे संग यारा। अब आगे के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कहानी अच्छी लगती हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।